कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, एक अजीब सी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। अभी राहुल गांधी के पीछे के एक दो बयान ही आप देख लीजिए। अब वो पार्टी चला रहे हैं कि एनजीओ। उन्होंने कहा कांग्रेस को अमीर पार्टी बनना ही नहीं है, हमारे नेता अमीर है, हम पार्टी गरीब है, हमें गरीबी पार्टी रहना है। फिर वो कहते हैं कि ये मुझे तब समझ में आया जब हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए 2024 के इलेक्शन से पहले, और फिर भी हमारी इतनी सीटें आ गई। तो फिर इलेक्शन कमीशन को काहे के लिए दोष देते? इलेक्शन कमीशन भी वही था, फिर भी आपकी 99 सीटें आई थी। तो उसको भी कह दो कि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, जनता ने मन बना दिया तो फिर दे ही देती है वोट। राहुल गांधी के यदि स्पीच के ऊपर कॉफी विद कुरुक्षेत्र पे आप प्रोग्राम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं, 365 दिन के लिए आपके पास है। राहुल गांधी को जब कांग्रेस नहीं समझ पा रही है तो हम आप मिलकर नहीं समझ पाएंगे, और यदि कांग्रेस समझ जाती और कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ जाते तो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। यदि एआई में उनको इस तरह से हंगामा करने के बाद भी उनको ऑप्शन दिखता है तो आप अब सोच लीजिए कि उनकी पॉलिटिक्स कहां जा रही है। यदि देश में गैस संकट, तेल संकट की संभावना जो व्यक्त है कि भाई युद्ध में ऐसा हो सकता है, उसको लेकर आप राजनीति करने निकलेंगे तो आम जनता आपके पीछे खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि आम जनता को समझ में आ रहा है कि ये परिस्थितियां हैं और हमें ये झेलना पड़ेगा, विश्व झेल रहा है, लेकिन आप उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी एक अपने आप में अध्याय हैं, एक पाठ है, एक सब चीज कर सकते हैं, जिनको समझना शायद हम लोग ऐसे लोगों के लिए असंभव सा चीज है। जिस अभी राज्यसभा की आप चुनाव की बात कर रहे थे, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि जिस स्टेट में कांग्रेस आने की स्थिति में भी है वहां भी इनका एफर्ट नहीं दिख रहा है कि हम किस तरह से चुनाव में आए। कभी वो तमिलनाडु में जाके फंस जाते हैं, कभी केरला में उनको नहीं समझ में आता कि क्या करें, असम के लिए उनके आप भेज देते हैं। एक राज्य में उनको उम्मीद थी आने की जी, उसके सर्वे में भी आपने उनको हरा दिखा दिया। मैंने बोला कि जनता से ज्यादा कांग्रेस को लोग हरा रहे हैं। मैंने कल बोला है आपके चैनल पे कि कांग्रेस के नेता नहीं चाह रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस जीते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी नाराजगी जो है इनके वेणुगोपाल जी को लेकर। और वो आपने भी, आपके सर्वे में भी नजदीकी मामला है, नजदीकी मामला है। अरे वो तो 10 साल का इतना बड़ा इंडियन का मैसेज बना हुआ है, और उसके बाद आप नहीं लेकर आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं कांग्रेस, तो ये बड़ी बात है। एक बार बंगाल की आपको अपडेट भी दे दें। बंगाल में खबर यह है कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है 144 उम्मीदवारों की, और उसमें भी हेडलाइन ये निकली है कि ममता बनर्जी की 2 सीट जहां से वो पिछली बार लड़ी थी, एक जीती एक हारी, भवानीपुर और दूसरा नंदीग्राम, उन दोनों सीट पर शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने उतार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और वो एक बहुत बड़ा अपसेट उन्होंने किया था और चुनौती दे के हराया था कि अगर मैं ममता बनर्जी को नहीं हरा पाऊंगा नंदीग्राम से तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और उन्होंने हराया। और अब फिर उनको पिच किया गया है दोनों सीटों पर ममता बनर्जी के सामने। लेकिन अब इससे मुझे जो समझ में आया कि भाई अब बीजेपी के जीतने की परिस्थिति में सीएम फेस ये नहीं तो और कौन? उसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है सौरभ। शुभेंदु अधिकारी के पीछे तो पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, पार्टी का टॉप लीडरशिप पूरी तरह से खड़ा है, और पार्टी को यही लग रहा है कि शुभेंदु ही ऐसे हैं पिछले आप देखें 1.5 साल में कि वो ममता बनर्जी को रोकने का मुद्दा रखते हैं। इसमें लिस्ट को हिसाब से अगर आप देखें तो आमतौर पर सौरभ ये होता था कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में टीएमसी पहले लिस्ट देती थी, बीजेपी वेट करती थी और फिर उसके आधार पर रणनीति बनाती थी। इस बार बीजेपी थोड़ा एग्रेसिव मोड में, फर्स्ट मूवर, कि हम तुम्हारा वेट करने की जरूरत नहीं है, टीएमसी की सूची कल आ रही है। बीजेपी ने आज ही अपने 140+ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। दूसरा, शुभेंदु का ये दोनों जगहों से कैंडिडेचर अनाउंस करना, वो अपने आप में ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर है कि अब वो भी सिर्फ भवानीपुर ना आए, वो भी अब नंदीग्राम आए, दोनों जगह लेके आए। भवानीपुर के हिसाब से आप देखें तो ममता बनर्जी 2011 का इलेक्शन वहाँ से लड़ी थी पहली बार, जब विधानसभा लड़ी, तो जब मुख्यमंत्री बनी तो वो विधायक नहीं थी। फिर वहाँ के विधायक ने, भवानीपुर के विधायक ने इस्तीफा दिया, वो विधायक बनी और वो एक तरह से टीएमसी के गढ़ के तौर पर रहा। पिछली बार जब नंदीग्राम वो चली गई थी तो वो भवानीपुर से नहीं लड़ी थी, वहाँ चुनाव हारी, भवानीपुर के कैंडिडेट को इस्तीफा दिलाया गया। उस पूरे कंस्टिट्यूंसी को सर अगर देखें तो कोलकाता के, साउथ कोलकाता की वो सीट है, तकरीबन 2 लाख के आसपास वहाँ पे वोटर होंगे। इस बार के SIR में 41,000 वोटर वहाँ से डिलीट हुए हैं, 70,000 के आसपास वहाँ पे मुस्लिम वोटर हुआ करते हैं। हालांकि नंदीग्राम से भी 11,000 वोटर, लगभग 10.5 से 11,000 के आसपास डिलीट हुए हैं, लेकिन 41,000 बड़ी आबादी है, राज्यसभा के हिसाब से बहुत बड़ी, 2 लाख लगभग कंस्टिट्यूंसी है, 2 लाख की। वहाँ पे जो मुस्लिम 60 से 70,000, 1 लाख के आसपास बंगाली हिंदू, खासतौर पे भद्रलोक वाली कम्युनिटी, इसके अलावा मारवाड़ी, सिंधी, इस तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे। लगभग 8 वार्ड सौरभ उसमें होते हैं।
4 से 5 वार्ड ऐसा है जिसमें ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा वोट लेके आ जाती हैं, 3 वार्ड ऐसा है जहाँ पर बीजेपी अच्छा करती है। तो इस बार के इलेक्शन को अगर आप देखें तो भवानीपुर भी क्लोज कंटेस्ट हो सकता सेफ है, नहीं है ममता बनर्जी के बहुत सेफ नहीं है। और एक प्रेशर तो साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे कहते हैं वो तो डाल ही दिया शुभेंदु अधिकारी ने। और जो खबर है बंगाल से, बंगाल के चुनाव को लेकर, कल चुनाव अनाउंस हुए हैं और आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनाव आयोग ने कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, उनको वहां से जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, ये हटाए गए तो ये अब चुनावी ड्यूटी में कहीं लगेंगे ही नहीं, पूरे इलेक्शन में कहीं इनको नहीं लगाया जा सकता।